नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लेकर आई हूँ एक निजीकरण पे ही एक और वीडियो। जी हाँ, जैसा कि ये सेंसिटिव मुद्दा धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है निजीकरण की यूपीपीएसएल के। मैं दिन में भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी जो कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हैं प्रबंधन से कि ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो उसी के रिलेटेड प्रबंधन ने कुछ आंसर्स दिए हैं उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के, जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। आप देखिए कि आप इन जवाबों से संतुष्ट हैं या फिर नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या सरकार ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण कर रही है? तो इसका आंसर है, सरकार द्वारा सर्वाधिक घाटे वाले वितरण निगमों पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्र की सहभागिता की जा रही है। जो प्रबंधन है वो इसको प्राइवेट नहीं बोल रहा है, वो इसे PPP का नाम दे रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये केवल एक पार्टनरशिप है, ये निजीकरण नहीं है। इसमें निजी क्षेत्र की 51% तथा उत्तर प्रदेश की 49% अर्थात लगभग बराबर की हिस्सेदारी होगी। लेकिन हम ये बराबर कैसे कह सकते हैं भाई? 51% तो आपकी प्राइवेट कंपनी की होगी। जो फैसले लेने का अधिकार होगा वो तो प्राइवेट कंपनी के पास होगा। सरकार केवल उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, पर जो फैसले लेगा वो तो आपका प्राइवेट ही रहेगा। इसकी निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से संपन्न की जाएगी। तो आप इस जवाब से संतुष्ट हैं कि ये निजीकरण नहीं, ये केवल पार्टनरशिप है? और क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ अगर ये निजीकरण हो गया तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ इंटरफेयर की रहेगा कि वो कुछ बोल सके? दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा वितरण क्षेत्र में रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों है? ये जो रिफॉर्म किया जा रहा है, ये जो बदलाव किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? प्रदेश का ऊर्जा वितरण क्षेत्र भीषण घाटे में है। वितरण में ऊर्जा की आपूर्ति एवं प्राप्त होने वाले राजस्व में गैप निरंतर बढ़ रहा है तथा इसकी पूर्ति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सब्सिडी एवं लॉस फंडिंग के रूप में की जा रही है। शासन द्वारा जहां वर्ष 2020-21 में 8,000 करोड़ की सब्सिडी एवं लॉस फंडिंग गई, तो वो जो 2024-25 में बढ़कर 46,000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। यदि यही स्थिति रही तो सब्सिडी एंड लॉस फंडिंग वर्ष 2025-26 में बढ़कर 50 से 55,000 करोड़ तथा 2026-27 में बढ़कर 60 से 65,000 करोड़ से अधिक होने की संभावना है। तो ये घाटा बढ़ रहा है। अब इसको कवर करने का केवल ये एक रिफॉर्म इन्होंने रास्ता निकाला है। तो क्या आप सहमत हैं कि ये एक रास्ता है या इसके अलावा और कोई भी रास्ता हो सकता था? तीसरा क्वेश्चन है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में ही रिफॉर्म क्यों किया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में क्यों रिफॉर्म क्यों किया जा रहा है? तो इसका आंसर प्रबंधन ने दिया है, वर्तमान में प्रदेश में विद्युत वितरण का कार्य 5 डिस्कॉमों द्वारा किया जा रहा है। इसमें से पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉमों में वाणिज्यिक पैरामीटर सर्वाधिक खराब है, जहां उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को पूर्वांचल डिस्कॉम में प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति पर 4.33 पैसे की हानि हो रही है। वहीं दक्षिणांचल डिस्कॉम में प्रति यूनिट विद्युत आपूर्ति पर 3.99 रुपये की हानि हो रही है। तो प्रदेश की समस्त डिस्कॉमों के औसत ₹3.25 प्रति यूनिट से काफ़ी अधिक। अभी मेरा ये मानना है, मैं अपनी बताऊँ तो, कि क्या निजी कंपनियों को हाथ में देने पर, अगर निजी कंपनियों के हाथ में ये अगर बिजली दे दी जाए तो क्या गारंटी है कि वो बिजली दर नहीं बढ़ाएंगे और क्या उनसे हानि नहीं होगी? क्या वो इतने परफेक्ट हैं? आपका इस बारे में क्या कहना है? फिर फोर्थ क्वेश्चन है, क्या प्रदेश के अन्य 3 डिस्कॉम में भी रिफॉर्म किया जाना प्रस्तावित है? क्योंकि यह तीनों डिस्कॉम में घाटे में चल रहे हैं। तो इसको उन्होंने कहा है कि नहीं, अन्य 3 डिस्कॉमों में रिफॉर्म किया जाना कोई प्रस्तावित नहीं है। केवल अन्य डिस्कॉमों में निजी पार्टनरशिप की कोई योजना नहीं है। अभियंताओं द्वारा इन पर मेहनत की जाएगी। फिर क्वेश्चन है कि PPP मॉडल का क्या स्वरूप होगा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में? तो इन निगमों में जो 51% इक्विटी निजी क्षेत्र की है और 49% इक्विटी जो है वो है उत्तर प्रदेश शासन की पास होगी। कंपनियों के अध्यक्ष जो होंगे वो उत्तर प्रदेश
कंपनियों के जो अध्यक्ष होंगे वो उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठतम अधिकारी मुख्य सचिव होंगे, उत्तर प्रदेश होंगे, जिससे कार्मिकों, उपभोक्ताओं और किसानों के हितों की सुरक्षा बनी रहे। नई कंपनियों के प्रबंध निदेशक का पद निजी क्षेत्र के पार्टनर के पास रहेगा और निदेशक मंडल में उत्तर प्रदेश शासन एवं निजी क्षेत्र में सदस्य होंगे। पहले जब भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा वितरण क्षेत्र में रिफॉर्म के प्रयास किए जाते थे, वो विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारियों संगठनों द्वारा यह प्रचारित किया जाता था कि प्रदेश के लाभकारी क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों को ही निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र जिसमें वाणिज्यिक पैरामीटर्स एवं राजस्व प्राप्ति की स्थिति घाटे में है को पावर कॉर्पोरेशन के पास रखा जा रहा है। संगठनों द्वारा यह चुनौती दी जाती थी कि रिफॉर्म प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाए। इस बार उनकी मंशा के अनुसार ज्यादा हानि वाले क्षेत्रों को ही रिफॉर्म में लिया जा रहा है। प्रस्तावित रिफॉर्म प्रक्रिया में पूर्वांचल डिस्कॉम में 3 तथा दक्षिणांचल डिस्कॉम में 2 नई कंपनियों का सृजन होगा। प्रत्येक कंपनी में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक कंपनी की सीमाएं मंडलों की सीमाओं के साथ इस प्रकार ऑर्डर माइनस की जाएंगी कि उनका कुशल प्रशासनिक नियंत्रण हो सके एवं इनमें कार्य करने वाले कार्मिक भी अपने पारिवारिक दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन कर सके। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में वर्तमान में कार्यरत कर्मियों के पास क्या विकल्प रहेंगे। उनके पास ये 3 विकल्प रहेंगे, या वो उसी स्थान पर बने रहें पूर्व सेवा शर्तें या बेहतर सेवा शर्तों पर, या फिर यूपीसेल या अन्य डिस्कॉम में आ जाएं, क्योंकि डिस्कॉम चेंज नहीं होता था। लेकिन अगर वो चाहें तो वो अपना चेंज कर सकते हैं डिस्कॉम। उसके बाद है आकर्षक वीआरएस ले लें वो अपनी इच्छा अनुसार वीआरएस ले सकते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, क्या पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम में कि आमलित क्रमिकों को भी उपरोक्त विकल्प चयन सुविधा होगी? जी नहीं, केवल पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम में जो काम करने वाले हैं, तो केवल पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम में ही ये 3 के जो काम करने वाले हैं उनको ये 3 विकल्प दिए जाएंगे और किसी को नहीं। क्या उपरोक्त विकल्पों का चयन तत्काल करना होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नई कंपनियों के गठन के उपरांत पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम में पूर्व से कार्यरत कार्मिक 1 वर्ष तक यथावत तैनात रहेंगे, जिससे वे नई कंपनी प्रबंधन से विश्वास एवं सामंजस्य बना सके, नई कंपनी की HR पॉलिसी से भिन्न हो सके। तदुपरांत कार्मिकों को विकल्प के चयन हेतु पर्याप्त समय दिया जाएगा। आप 1 साल, जी नहीं, उन्हें 1 साल तक उन्हें काम करना है। उसके बाद उन्हें विकल्प दिया जाएगा कि आपको अब क्या करना है, कि डिस्कॉम चेंज करना है, किसी और फील्ड में जाना है, या फिर वीआरएस लेना है। उसके बाद क्या है, यदि रिफॉर्म में पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के सभी कार्मिकों द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का चयन कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कैसे निपटा जाएगा। प्रथमतः ऐसी संभावना अति क्षीण है, तथापि यदि ऐसी उत्पन्न हो जाती है तो इन कार्मिकों की तैनाती पावर कॉर्पोरेशन के नियंत्रणाधीन अन्य डिस्कॉमों में कार्मिकों की कमी वाले स्थानों पर की जाएगी। इसके उपरांत यदि आवश्यकता हुई तो सरप्लस स्टाफ के समायोजन के लिए नई प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाएगा। अतः सरप्लस स्टाफ होने पर भी पदोन्नति के अवसरों में कोई कमी नहीं रहेगी। उसके बाद क्या है, नई कंपनियों में ही रहने वाले कार्मिकों के विकल्प का चयन करने वाले कार्मिकों की सेवा शर्तें एवं अन्य लाभ कैसे सुरक्षित रहेंगे। यदि नई कंपनी मर्ज हुए कार्मिकों के लिए ये गए प्रावधानों से मुकर गई तो क्या होगा, पर इन्होंने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और यदि ऐसा हुआ तो ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 133 में ट्रांसफर नई स्कीम में नई कंपनियों में जाने वाली कार्मिकों की सेवा शर्तें अन्य लाभों की सुरक्षा का स्पष्ट प्राविधान किया गया है। सब कार्मिकों के हितों के सुरक्षा के लिए निम्न प्रावधान किए जा रहे हैं। सभी कंपनियों के अध्यक्ष मुख्य सचिव जो होंगे वो उत्तर प्रदेश होंगे, तो ऐसी स्थिति न देने की व्यवस्था पूर्व से ही कर ली गई है। यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यदि कंपनी इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो नियामक आयोग को उस पर कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा। अब वो उपभोक्ता नियामक पहले आयोग जाएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये नहीं पता। इसमें पेनल्टी लगाने कंपनी के लाइसेंस के निरस्त होने का खतरा भी कंपनी को होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अब पहले जो उपभोक्ता है वो नियामक आयोग जाएगा, उसके बाद उस कंपनी में पेनल्टी लगेगी, कंपनी का लाइसेंस हुआ केस चलेगा, उसमें तो उसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अतः नई कंपनी द्वारा इन प्रावधानों के उल्लंघन की संभावना नगण्य है।
उसके बाद क्या है, कोई भी निजी कंपनी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग के बिना नहीं कार्य कर सकती। किसी भी कंपनी की सफलता के लिए सर्वप्रथम औद्योगिक शांति की आवश्यकता है, जिसके लिए कंपनी प्रबंधन कटिबद्ध रहता है। हर कोई कहता है कि कंपनी के बिना चलती, पर लोग ये अपनी ही चलाते हैं। उसके बाद क्या है, क्या वीआरएस का विकल्प पावर कॉर्पोरेशन के अन्य कार्मिकों को मिलेगा? वीआरएस का विकल्प जो है केवल पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम में कार्यरत समस्त कार्मिकों के लिए ही होगा। उसके बाद और क्या है, क्या वीआरएस के विकल्प के चयन के बाद कार्मिक तत्काल अन्य नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं? जी हाँ, वो जल्दी से वीआरएस ले ले और वो अन्य कहीं भी ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद क्या है, नई कंपनियों में जाने का विकल्प चुनने वाले पेंशन सुविधा के कार्मिकों के पेंशन दायित्व को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा? तो इन्होंने क्या 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 कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निर्वहन किया जाता है किसका? पेंशन का, तो आगे भी वैसे ही रखा जाएगा राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद क्या है, रिफॉर्म से पावर कॉर्पोरेशन के कार्मिकों की कार्यकुशलता एवं दक्षता कैसे बढ़ेगी? इसमें कुछ पॉइंट्स रखे हैं जिससे उनकी कार्यकुशलता एवं दक्षता बढ़ेगी। जैसे विद्युत वितरण में हो रहे भीषण घाटे के कारण पावर कॉर्पोरेशन एवं शासन इसमें नई तकनीक जैसे स्काडा एवं 70% लोडिंग पर नए परिवर्तकों की स्थापना आदि जैसे कार्यों के लिए समुचित धनराशि का निवेश नहीं कर पाते हैं। प्रस्तावित रिफॉर्म प्रक्रिया में दोनों डिस्कॉमों में आने वाली 5 कंपनियों द्वारा अपने स्रोतों से प्रत्येक वर्ष औसतन रुपये 500 करोड़ की दर से 5 वर्ष में 2500 करोड़ का निवेश करने की बाध्यता है। इससे इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ रहेगा। इससे पावर कॉर्पोरेशन के कार्मिकों में प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी और वो भी दक्षता एवं कार्यकुशलता के साथ अपने निगमों को फायदे में लाने हेतु प्रयासरत होंगे। उसके बाद और क्या देखा है, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम में रिफॉर्म के उपरांत पुराने बकाये पर किसका अधिकार होगा एवं किस प्रकार वसूली सुनिश्चित की जाएगी? तो किसका अधिकार होगा? इसका पावर कॉर्पोरेशन का ही अधिकार होगा। रिफॉर्म के उपरांत पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल जो उपभोक्ता पर जो बकाया है उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर पावर कॉर्पोरेशन का ही अधिकार होगा। रिफॉर्म के उपरांत पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल डिस्कॉम में पुराने बकाये पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का ही अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का ही अधिकार होगा तथा इसे वसूलने के लिए पावर कॉर्पोरेशन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे पुराने बकाये की वसूली पर। लेकिन हाँ, जो निजी कंपनियां वसूल करेंगी उनको 10% दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा निजी कंपनियों को कि आपने उनसे वसूला है। 90% तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन करेगा, तो 10% निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। पुराने बकाये की वसूली पर भारत सरकार की स्टैंडर्ड बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को 10% का इंसेंटिव दिया जाएगा और लक्ष्य की प्राप्ति न होने पर पेनल्टी भी दी जाएगी, पेनल्टी भी आरोपित की जाएगी। क्या नई कंपनी को भू स्वामित्व भी दिया जाएगा? तो नहीं, नई कंपनी को भू स्वामित्व को नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की भूमि का स्वामित्व पावर कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार के पास ही रहेगा और नई कंपनी को केवल विद्युत वितरण संबंधी कार्यों के लिए ही इसके प्रयोग की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद क्या है, क्या प्रदेश के उत्पादन और पारेषण निगमों का भी निजीकरण किया जा रहा है? जो आपके ट्रांसमिशन है उनका भी निजीकरण? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पारेषण और उत्पादन निगमों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, ये निगम प्रॉफिट में चल रहे हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम के पीपीपी मॉडल में आने के बाद उत्पादन और पारेषण निगमों को विद्युत आपूर्ति पर जो भुगतान किया जा रहा है इक्विटी पर बेहतर रिटर्न मिलेगा और उत्पादन और पारेषण निगमों का प्रॉफिट बढ़ेगा। उत्पादन और ट्रांसमिशन निगमों में वृहद धनराशि का निवेश किया गया है। और क्या क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन अपने कार्मिकों के हितों के लिए और क्या क्या कदम उठा रहा है? वर्तमान में लगाए जा रहे नए प्लांटों जैसे ओबरा डी, जवाहरपुर, घाटमपुर, मेजा और अनपरा ई में उत्पादन निगम की भी बराबरी की हिस्सेदारी है और इनके बोर्ड में उत्पादन निगम के भी सदस्य हैं। इसलिए इन जेवी में एपुटेशन पर 50% तक प्रदेश के ऊर्जा निगमों, उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के कार्मिकों को भी भेजे जाने का निर्णय उत्पादन निगम के निदेशक मंडल में लिया गया है और इस हेतु एनटीपीसी एवं एनएलसी से अनुरोध किया जा रहा है। ये प्लांट 660 और 800 मेगावाट क्षमता के नवीन तकनीक के साथ बनाए जा रहे हैं और इनमें उत्पादन निगम के कार्मिकों को भी तैनात करने का अनुरोध अभियंताओं द्वारा किया जाता रहा है। पूर्व में एनटीपीसी को दिए गए ऊंचाहार एवं टांडा थर्मल पावर प्लांट
पावर प्लांट एनटीपीसी को बेचे गए हैं और इनमें पूरा प्रबंधन तथा स्वामित्व एनटीपीसी का है। अतः वर्तमान में लगाए जा रहे नए प्लांटों की स्थिति इससे भिन्न है। इस संबंध में अफवाह फैलाकर अभियंता को गुमराह एवं और नई टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञता से दूर किया जा रहा है। उत्पादन निगम के अंतर्गत कार्य को नए क्षेत्रों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी और पंप्ड स्टोरेज प्लांट्स आदि में बढ़ाए जाने की योजना है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति भी प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्ध मैन पावर से की जाएगी। इस प्रकार उत्पादन निगम के कार्यों में विस्तार होगा। तो ये थे प्रबंधन के जवाब की जो उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के सवाल हैं उनके जवाब। तो आप इन जवाबों से कितने सेटिस्फाइड हैं, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इन जवाबों से सेटिस्फाइड हैं या फिर नहीं, या आप इस निजीकरण के साथ हैं या क्या नहीं, कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का निजीकरण होना चाहिए या नहीं। आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों में भी, ताकि ये जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं ये और लोगों तक भी पहुँचे। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।